हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। तो सेल के बारे में बात हो रही है और हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ ली है और हम सेल वॉल की बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक की बातें हो चुकी हैं, ऑस्मोसिस तक की बातें हो चुकी हैं। कोई कंफ्यूजन अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आ जाओ सेल वॉल पे। और अभी तक जो सेल वॉल के बारे में हमने बात की है वो ये की है, 5 ग्रुप हमारे पास आते हैं, जैसे कि मैं बार बार आपको बताती हूँ। जब आप डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तब आप 5 ग्रुप के बारे में बात करेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, पीएल फॉर प्लांटी, ठीक है, 2 यहाँ पे पी आ रहे थे, एनिमेलिया। ये जो 4 है 1, 2, 3 एंड 4, इन सभी में पाई जाती है सेल वॉल। बट जो एनिमेलिया है इसमें नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है। पहला डिफरेंस तो ये देखा। दूसरा जो डिफरेंस नहीं बोलेंगे, इसको कॉमन फीचर बोलेंगे कि इन सभी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये ध्यान रखना, इन चारों में आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल की होगी और दूसरी कवरिंग होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है तो आउटर मोस्ट कवरिंग कौन होगा? यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। प्लांट्स की बात हो रही है, जो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक होते हैं जैसे बैक्टीरिया, उनकी बात हो रही है। जो फंगस होती है यहाँ पे उसकी बात हो रही है। सभी में सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, तो पहली जो लाइन आपको बताती है सेल वॉल के बारे में वो क्या आपने पढ़ी है? आपने कहा इट इज द आउटर मोस्ट रिजिड फ्रीली परमिएबल लेयर फाउंड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ऑल प्लांट सेल्स, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, सम प्रोटिस्ट एंड ऑल फंजाई। मतलब हमने क्या बोला? हमने बोला कि जो कोशिका भित्ति, ये सभी पादप कोशिकाओं में, ऑल प्लांट सेल्स बोला है, ऑल ऑर्गेनिज्म नहीं बोला है। ध्यान रखना, कभी कभी छोटी छोटी चीजों से हमारा पूरा जो आंसर है वो गलत हो सकता है। तो हमने ऑल प्लांट सेल्स बोला है, ठीक है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया बोला है। नीले हरे शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में हमने बात की है। कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती, इसीलिए कुछ शब्द यहाँ पे लिखा है। और सभी कवक में, फंगस के लिए बोले कि सारी जो फंगस होती है उन सभी में सेल वॉल पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा झिल्ली की बाहरी परत होती है, जो सबसे बाहरी परत है इन जीवों की। कैसी होती है? कठोर होती है, स्वतंत्र रूप से पारगम्य परत होती है। अब जस्ट इसकी दूसरी लाइन बताती है, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। देखो, जब प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस करते हो, पहली लाइन हम यही लिखते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो दूसरी लाइन हमें बताती है कि ये जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। क्या? सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting। आपने कहा पौधों, कवकों और जीवाणुओं की कोशिकाओं को कोशिका भित्ति के कारण फटे बिना बहुत ही तनु या हाइपोटोनिक बाहरी माध्यम में भी जीवित रहने की क्षमता मिलती है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है? देखो, जब एक सेल को आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो क्या रिजल्ट आपको मिला? जब एक सेल को आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला, एज अ रिजल्ट आप जो सेल है वो फूल जाती है। आपने कहा वहीं अगर इसके बाहर सेल वॉल होती है तो सेल वॉल इस सेल को बर्स्ट होने से बचाती है। आपने कितने ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रख लिया है, सेल क्या हो रही है? यहाँ पे फूल रही है। तो सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल को फटने से बचाना, बर्स्ट होने से बचाना। क्योंकि देखो, ज्यादा पानी भरेगा तो सेल बर्स्ट हो सकती है। बलून में आप बहुत ज्यादा हवा अगर भरते हैं तो जो बलून है यहाँ पे वो फटता है। तो वैसे ही बोल रहे कि सेल को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब रखा जाता है, आपने कहा पौधे, कवक और जीवाणु की कोशिकाओं को कोशिका भित्ति के कारण बिना फटे बहुत ही तनु या हाइपोटोनिक बाहरी माध्यम में भी जीवित रहने की क्षमता मिलती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो आपने कहा सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज फॉर्म्ड ऑफ अ फाइब्रस पॉलीसेकेराइड कॉल्ड
सेल्यूलोज इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये देखो मस्ट है, स्टार कर लो इसको, तो ये तो स्टार कर लो क्योंकि पूछा जाता है आपसे कि बताओ प्लांट की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, फंगस की किस चीज की बनी होती है। तो पहली जो लाइन हमें बताती है वो है कि पौधे की संरचना और कार्य के बारे में बात हो रही है। पौधे की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक रेशेदार बहुकोशिकीय पदार्थ से बनी होती है। तो पहले इसको समझो थोड़ा सा। प्लांट की सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है? फॉर्म्ड ऑफ फाइब्रस पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है? देखो देखो, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, वैसे हल्का फुल्का हमने डिस्कस कर रखा है कार्बोहाइड्रेट को, यहाँ पर समझो। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल फॉर्म की बात करूं तो हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो सरल रूप है वो ग्लूकोज होता है। ठीक है, मतलब मैं ग्लूकोज को उसकी यूनिट कह सकती हूँ। क्लियर है? आपने कहा ग्लूकोज की जो यूनिट है वो जब रिपीट होती रहती है तब ये क्या बनाती है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। अब अगर मैं पॉलीसेकेराइड की बात यहाँ पे कर रही हूँ, कहाँ पे? यहाँ पे पॉलीसेकेराइड की बात मैं अगर कर रही हूँ, इसका मतलब बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट जो है वो रिपीट हो करके एक स्ट्रक्चर बनाती है। पॉली का मतलब बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट मिल करके जो कार्बोहाइड्रेट बना रही है। मतलब ये जटिल कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है, ये सरल कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सरल कार्बोहाइड्रेट में तो ग्लूकोज हम पढ़ते हैं, फ्रक्टोज हम पढ़ते हैं। ठीक है, जटिल कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट जो है रिपीट हो करके जो कार्बोहाइड्रेट बना रही है वो है यहाँ पे पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब होता है बहुत सारी। देखो, मोनोसेकेराइड का मतलब होता है, मोनो का मतलब है वन, डाइसेकेराइड का मतलब है दो, ओलिगोसेकेराइड का मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, तीन से ज्यादा जो यूनिट है वो पाए जाएंगे। एंड पॉलीसेकेराइड का मतलब है कि बहुत सारी यूनिट यहाँ पे पाए जाएंगे। तो हमने कहा कि जो प्लांट सेल वॉल है वो फाइब्रस पॉलीसेकेराइड की बनी होती है और इसका नाम है सेलुलोज। ये नाम याद रखना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेलुलोज क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि प्लांट सेल वॉल बनाता है। नेक्स्ट है व्हाइल इट इज फॉर्म्ड ऑफ अ सेलुलोज। ठीक है, व्हाइल इट इज फॉर्म्ड ऑफ अ पेप्टिडोग्लाइकन इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अभी किसकी बात कर रहा है? प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, मोनेरा की बात कर रहा है। ये कहता है कि प्लांट के बारे में तो हमने बात कर ली कि पौधे की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक रेशेदार बहुकोशिकीय पदार्थ से बनी होती है, जबकि बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल में ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। यानी कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बात करें कि इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अब पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? पैप्टिक जो शब्द होता है वो प्रोटीन के लिए होता है और ग्लाइकॉन जो शब्द होता है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इट इज फॉर्म्ड ऑफ अ काइटिन मोस्ट ऑफ फंजाई। अब जो फंगस की बात करें तो अधिकांश कवकों में जो कोशिका भित्ति, यह का मतलब है कोशिका भित्ति, अधिकांश कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो ये तो संरचना के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर फंक्शन की बात करें तो हमने कहा सेल वॉल इज अ प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव कोट, इट आल्सो प्रोवाइड्स अ डेफिनिट शेप टू द सेल। कोशिका भित्ति एक सुरक्षात्मक और सहायक आवरण होता है, ये कोशिका को एक निश्चित आकार भी प्रदान करता है। ये बात है यहाँ पे सेल वॉल के बारे में। ठीक है, ये बात हुई सेल वॉल के बारे में। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल कंप्लीट अगर हो गया है तो बात करेंगे अब थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में, और साथ ही साथ हमारे यहाँ से जो टॉपिक शुरू होता है वो सेल ऑर्गेनेली का भी होता है। सेल ऑर्गेनेली क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले कोशिका भित्ति को एक बार पढ़ो, कौन सी कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, क्या उसके फंक्शन होते हैं। चलिए, यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं थोड़ा सा किसके बारे में? साइटोप्लाज्म के बारे में। तो ये है यहाँ पे साइटोप्लाज्म। ठीक है, सिर्फ साइटोप्लाज्म के बारे में पहले बात करते हैं, न्यूक्लियस अभी नहीं बना रहे। साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के अंदर या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है ये? प्लाज्मा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, एक तरल पदार्थ को कवर करती है यहाँ पे, और जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर हम बात करें कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी जो है इसमें वाटर की रहती है, ठीक है, पानी की जो है। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कुछ हो सकते हैं, साथ ही साथ इसमें सेल ऑर्गेनेली यहाँ पे पाई जाती है। सेल ऑर्गेनेली का मतलब क्या है, जिसको हम कोशिका कहते हैं। सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब देखो सेल जो है वो पूरा फंक्शन परफॉर्म करे। फॉर एग्जाम्पल अमीबा पे आओ जरा। प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला अमीबा जो है वो भोजन को ग्रहण करता है। ये लोग भोजन आ गया यहाँ पे, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है, आपने पढ़ा है, तो आपको याद होगा ये। अब हमने कहा ये जो खाना है, इसने खाना खाया, इस खाने का क्या होगा, पाचन भी होगा। उसके बाद क्या होगा, जो अपशिष्ट पदार्थ है, ये अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा, शरीर से बाहर भी निकलेगा। इसमें गैसेस एक्सचेंज भी होगा, यानी कि रेस्पिरेशन भी होगा। इसमें प्रजनन भी होगा, और जब प्रजनन इसमें होता है तो हम देखते हैं कि एक कोशिका से या एक अमीबा की सेल से दो डॉटर सेल बन जाती हैं। तो आपने कहा एक सेल के अंदर सारे बेसिक जो फंक्शन है वो हो रहे हैं। वो आपने कहा न्यूट्रिशन की प्रोसेस हो रही है, एक्सक्रीशन की हो रही है, रिप्रोडक्शन की हो रही है, ठीक है। तो मतलब सेल के अंदर कुछ तो ऐसे पार्ट्स होंगे जो यहाँ पर ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। अमीबा की बात हो रही है, यस होते हैं। जैसे जैसे ये खाना आता है, तो ये खाना क्या आता है, वैक्यूल के अंदर आएगा, वैक्यूल, और फूड वैक्यूल जिसका नाम होता है। ये फूड वैक्यूल क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं। मतलब ये वैक्यूल के सेल के अंदर सेल का पार्ट है, इसको हम कोशिका कह सकते हैं, जो कि सेल के फंक्शन, जो भी सेल के अंदर फंक्शन हो रहे हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो वैसे ही हमने कहा जैसे अमीबा के अंदर ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग काम को करने में सेल की हेल्प करते हैं, वैसे ही जो अदर सेल्स होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल है यहाँ पे, या यूकैरियोटिक सेल है। तो क्यों हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल को आपने पढ़ा था, मेसोसोम पढ़ा था, वहां पर अलग अलग पार्ट्स अपने पढ़े थे, जैसे कि पॉलीसोम आपने पढ़ा था, राइबोसोम आपने पढ़ा था। तो ये सेल के पार्ट्स हैं जो कि सेल के हेल्प करते हैं अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने में। तो वैसे ही साइटोप्लाज्म एक तरल है, एक जेल जैसी संरचना है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेल जैसी संरचना है, जिसमें मैक्सिमम मात्रा या मैक्सिमम क्वांटिटी पानी की होती है। बाकी कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल भी यहाँ पर होता है। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो इसमें पाया जाएगा। तो न्यूक्लियस क्या होता है, यहाँ इसके अंदर न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो आप कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस रहता है, सेल ऑर्गेनेली रहती हैं, और ये तो पार्ट्स हो गए हैं। ये तो क्या है, यहाँ पे अलग अलग ऑर्गन्स हो गए हैं या अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए हैं सेल के अंदर। बाकी जो जेल बना है उसमें भी हमने बोला कि मैक्सिमम पानी होगा, कुछ प्रोटीन, कुछ एंजाइम्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ वेस्ट मटेरियल यहाँ पे रहता है। इस तरल पदार्थ को साइटोसोल भी हम कह सकते हैं। तो ये तो हुई साइटोप्लाज्म की बात। अब आ जाओ न्यूक्लियस पे। तो ये है यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस को थोड़ा सा अगर हम बड़ा करके देखें तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और पोरस होता है। पोरस का मतलब समझते हो, पोरस का मतलब है कि ऐसा नहीं है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी एक तरल पदार्थ होता है। ये बना दो अंदर तरल पदार्थ। अब यहाँ पर बनाया है तो यहाँ पर भी हमें बनाना चाहिए। ये हमने बना दिया है न्यूक्लियस के अंदर तरल पदार्थ। साइटोप्लाज्म तो है, लेकिन न्यूक्लियस का अपना क्या है, यहाँ पे लिक्विड मटेरियल है। इस लिक्विड मटेरियल का नाम है यहाँ पे न्यूक्लियोप्लास्ट। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इसके अलावा और क्या होता है यहाँ पे सेल न्यूक्लियस के अंदर, ये होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल।
जेनेटिक मटेरियल का नाम क्या होगा? अच्छा बताओ, मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल वायरस होता है, बाकी मैक्सिमम में डीएनए यहाँ पर होता है। तो ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और ये हमारा डीएनए होता है। ठीक है, एक चीज समझो जो यहाँ पर कर लेते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे समझना है, डीएनए को थोड़ा सा समझेंगे। ये है यहाँ पे न्यूक्लियस को मैं इधर लिख रही हूँ। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अच्छा, ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है और इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इन दोनों को कंबाइंडली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना, आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन आते हैं कि साइटोप्लाज्म को ही प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, या न्यूक्लियोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, या साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को कंबाइंडली हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब है कि सेल के अंदर जो भी यहाँ पे लिक्विड है, जो भी तरल पदार्थ है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म में आपका न्यूक्लियोप्लाज्म भी आ जाएगा और आपका साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा। क्लियर है इतना? चलो, अब ये तो है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। ठीक है, अब हमें बात करनी है थोड़ा सा डीएनए के बारे में कि हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। उससे पहले एक बार आप लोग देख लो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। चलो, ये मैं इरेज कर रही हूँ। अब आ जाओ थोड़ा सा डीएनए पे। तो डीएनए को अगर हम बाहर निकालेंगे, डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ये एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। किस चीज से बना होता है? न्यूक्लियोटाइड की यूनिट को रिपीट करके बना होता है, यानी कि तीन चीजें इसमें होती हैं। एक होता है पेंटोज शुगर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, और नाइट्रेज यहाँ पर आते हैं। इन तीन चीजों से मिलकर के हमारा रिपीटेड यूनिट, इन तीनों से मिलकर के एक यूनिट बनती है। जैसे हमने बोला हमारे शरीर की इकाई कोशिका है, वैसे हम डीएनए की बात कर रहे हैं। तो इन तीनों चीजों से मिलकर के बनता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की यूनिट होती है और ऐसी बहुत सारी यूनिट रिपीट हो करके डीएनए का फॉर्मेशन करती है। डीएनए की लेंथ काफी होती है, मीटर्स में लंबी यहाँ पर होती है डीएनए। ठीक है, डीएनए जो होता है इसमें सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती हैं, जो भी हमारी बॉडी की, चाहे आप फिजिकल इंफॉर्मेशन की बात करें, आप रंग रूप कैसा है, आपकी हाइट कितनी है, या इंटरनली हम बोले कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस है वो कैसे हो रही है, कौन सा हार्मोन कैसे रिलीज हो रहा है, किस मात्रा में रिलीज हो रहा है, कब रिलीज हो रहा है, एंजाइम्स वर्क कैसे कर रहे हैं, हमारी बॉडी किस चीज के लिए कैसा रिस्पॉन्स दे रही है, हमारी बॉडी में कैसा प्रोटीन बन रहा है, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए में ही प्रेजेंट होती है। अब जब भी सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता क्यों है? सेल डिवीजन का मतलब क्या है? सिंपल सी मतलब है कि ये जो सेल है उसमें विभाजन होगा और एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ग्रोथ के लिए। जब यहाँ पे सेल ऐड होती रहेंगी तब हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, जाइगोट बनता है, जाइगोट में डेवलपमेंट होता रहेगा। जैसे हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट में कहा था कि उसमें जब डिवीजन होता रहेगा तब जाकर के पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जब सेल डिवीजन होता है तब आपका जो जेनेटिक मटेरियल है उसका भी डिवीजन होता है, लेकिन हाफ हाफ नहीं होता है। नॉर्मल सेल में हाफ हाफ नहीं होगा। पहले जो जेनेटिक मटेरियल है उसका जो कंटेंट कहते हैं या उसकी जो मात्रा है वो डबल होती है और तब जाकर के सेल डिवाइड होती है। जेनेटिक मटेरियल जितना यहाँ आता है उतना यहाँ भी आता है। अब थोड़ा सा डीएनए और क्रोमोसोम में डिफरेंस को समझ लो, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है और जैसे आपसे बोला जाएगा कि बताओ ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कि हमने तो डीएनए पढ़ा था, क्रोमोसोम क्या है। देखो, ये डीएनए है, ये कुछ ऐसा है, ये डीएनए है, फ्री फॉर्म में पड़ा हुआ है। यही डीएनए एक कॉम्पैक्ट या पैक्ड फॉर्म में जब आता है तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें जो हमारा डीएनए है
इसमें सिर्फ डीएनए नहीं होता है बल्कि कुछ प्रोटीन होते हैं, जैसे एक प्रोटीन ये है, इसका नाम हिस्टोन है, आप नाम याद रखेंगे तो अच्छी बात है। और जैसे कोई दूसरी जो प्रोटीन है उसका नाम नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, मतलब हिस्टोन के अलावा कोई प्रोटीन होती है। तो ये जो हिस्टोन है, ये जो बीच में बीड्स आपको मैं दिखा रही हूँ, ये एक्चुअली में क्या करते हैं, इनमें जो डीएनए है, जैसे ये हिस्टोन प्रोटीन है, जो डीएनए है, डीएनए इसमें क्या होता है, इस पर रैप होता है, यानी कि डीएनए की यहाँ पे रैपिंग होती है इन बीड्स में, और तब जाकर के डीएनए एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में या पैक्ड फॉर्म में आता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम क्या है, एक्चुअली में क्रोमोसोम बना है डीएनए और कुछ प्रोटीन से मिल करके, और जब क्रोमोसोम रहता है तो हमारा डीएनए जो है वो इसमें पैक रहता है। ऐसे ही जो क्रोमोसोम होते हैं हमारी एक सिंगल सेल में, एक सेल में, इस वाली सेल में, न्यूक्लियस के अंदर, ऐसे अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम्स को हम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डीएनए और जो क्रोमोसोम होता है उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। डीएनए जब पैक्ड होता है तब वो क्रोमोसोम की फॉर्म में आता है। हमारी एक सिंगल सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। रखना, ये पूछा जाता है। हर सेल में हमारे क्या होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्रों को हम 23 पेयर भी कहते हैं, यानी कि 23 जोड़े भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, जैसे ये क्रोमोसोम है, ऐसे ही इसके पेयर में एक और क्रोमोसोम होगा, ऐसे ये हमेशा पेयर में होते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे भी हिस्टोन प्रोटीन सब पाया जाएगा। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज क्या आती है, हमारी सारी सेल्स में, सारी कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम होते हैं एक्सेप्ट गैमीट। जब गैमीट यहाँ पर बनते हैं, आपने पढ़ा है अगेन रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन में कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें गैमीट या युग्मक का फॉर्मेशन होता है। और जब युग्मक बनते हैं, इन केस ऑफ गैमीट, इन केस ऑफ गैमीट और युग्मक, गैमीट के एक सेल ही तो है, उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 23 क्रोमोसोम। इसका आंसर ये क्यों रहते हैं, इसका आंसर आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में मिलेगा। तो गैमीट में आधे ही क्रोमोसोम रह जाते हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम, जिनको 11 जोड़ी कहेंगे आप, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो अब आपने बोला कि हमारी सेल में कितने क्रोमोसोम रहते हैं, क्रोमोसोम और डीएनए में क्या डिफरेंस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलकर के क्या बनता है, ये बेसिक सी चीजें अगर क्लियर हो गई हैं तो हम इसके आगे का जो पोर्शन है जिसमें हम सेल ऑर्गेनेली की बात करेंगे, एक बार आप लोग उसको पढ़ के लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।